नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। उपचुनावों के लिए चल रहे प्रचार का शोर भी आज थम गया और प्रचार के लिए आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी। भाजपा जहां भजनलाल सरकार के करीब 10 महीने के कार्यकाल और मोदी सरकार की योजनाओं के बूते चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस भी अपने कई दावों और दलीलों के साथ चुनावी मैदान में उतरी। 7 सीटों पर हो रहा ये उपचुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 7 सीटों में 4 पर कांग्रेस तो 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा 2023 के विधानसभा चुनाव में रहा था, जबकि 1 सीट पर आरएलपी और 1 सीट पर बीएपी का कब्जा रहा था। ऐसे में उपचुनाव इन चारों ही सियासी दलों के साथ साथ इनसे जुड़े नेताओं के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। लिहाजा आज प्रश्नकाल में चर्चा 7 के संग्राम पर ही करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में सुमित श्रीमाल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ में अनूप ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राधेश्याम भारती जी, वरिष्ठ पत्रकार है राजस्थान के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनूप ठाकुर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो इन 7 सीटों में 4 पर आपका कब्जा हुआ करता था, चाहे बात झुंझुनू की कर लीजिए, दौसा की कर लीजिए, रामगढ़ की कर लीजिए या फिर देवली उनियारा की कर लीजिए। तो ऐसे में क्या 4 की 4 सीटें आप वापस जीत रहे हैं? क्या दावा, क्या दलीलें आपकी, किन दावों के साथ आप चुनावी मैदान में गए? जीतेंगे। राजस्थान में लॉटरी से निकले मुख्यमंत्री जी ने 5 महीने में वो करतब दिखा दिए थे कि 5 महीने में 2875 रेप के मामले मई 2024 तक आ गए थे। उस सन 18 से 19 रेप प्रतिदिन हो रहे थे। आप महिला अत्याचार की बात करने वालों से आप पूछो कि रेलवे स्टेशन पर रेप हो जाता है, अस्पताल के आईसीयू में रेप हो जाता है। तो ऐसे हालात जो उपजे हैं, तो राजस्थान की जनता इनको सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप हालात देखिए कि ये सारे प्रकरण, जब पेपर लीक की बात करने वालों से पूछो कि नीट का पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक, नीट पीजी की गड़बड़ी, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार, आप देखिएगा ये मगरमच्छों को पकड़ने वाले, बात करने वाले जो लोग थे, मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। कुछ कर नहीं पाए, जनता को कोई परिणाम दे नहीं पाए। अस्पतालों की हालत देखिए अपन, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखिएगा कि जहां 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए मिलता था, अस्पताल में आप ही दिखा रहे रोज कतारें लगी पड़ी है। गरीब को इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहा कि भाई इलाज देंगे, 5 लाख रुपए का इलाज नहीं दे पा रहे। तो जो योजनाओं के सपने, कांग्रेस गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही थी, उस योजनाओं पे नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी कि इन योजनाओं में और सुधार करके और इनको बेहतर करके हम राजस्थान की जनता को देंगे। तो उन योजनाओं को बेहतर करना दूर, उन योजनाओं में कटौती कर दी गई। कटौती ही नहीं, उन योजनाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया। तो राजस्थान की जनता पीड़ित और प्रताड़ित महसूस कर रही है। मैं तो जनता की क्या कहूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी ठगा सा महसूस कर रहा है। उसको ठीक है। अनूप ठाकुर जी, आपने पेपर लीक की बातें की, तो जो आरोप आपकी सरकार के कार्यकाल में लगे उन पर जांच करने के लिए एसआईटी का गठन भी तो इसी सरकार ने किया। एसआईटी का इसी सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पकड़े भी गए, आरपीएस से दीवार कूदकर भागे भी बहुत सारे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, तो वो भी इसी सरकार के राज में हुआ। दीपक जी, मैं बता रहा हूं कि अभी उसमें क्या कर पाएगी। एसआईटी का गठन तो हमारी सरकार में भी हो गया था। 11 महीने पूरे हो गए, जनता परिणाम चाहती है। आप 11 महीने में आप देखिएगा, 11 महीने में कुछ कर नहीं पाए। और आप देखिए कि किस दम पे राजस्थान में ये 7 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, किरोड़ी जी कहते हैं कि मैं मंत्री नहीं हूं। शिक्षा मंत्री से शिक्षा की गुणवत्ता की बात करना दूर, शिक्षा में कितने विद्यालय खुले, कितने इंग्लिश मीडियम खुले, कितने शिक्षकों ने कौन से परिणाम दिए, वो कहना दूर। जब मुख्य शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक है वो बेवकूफ है, वो जनजाति के लोगों के डीएनए की जांच कराने की बात करते हैं। तो जब शिक्षक जो पढ़ा रहा है, आपको लगता है कि ये तमाम चीजें जिनको लेकर आपको वोट मिल जाएंगे 7 सीटों पर? कांग्रेस की जो कार्यशैली थी पिछले 5 वर्षों की, जनता दीपक जी उनको याद कर रही है। अच्छा, याद करना शुरू कर दिया 11 महीने में? जिस जनता ने हराया था उसने याद करना शुरू कर दिया, आपको ये लगता है? निश्चित रूप से वो पुरानी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता याद कर रही है। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है,
बेरोजगारी की बात करें तो बेचारा बेरोजगार है, छात्र है, वो दर दर भटक रहा, और महिला अत्याचार। तो गहलोत जी के राज में तो मतलब गहलोत जी के राज में बेरोजगारी पूरी तरीके से दूर हो गई थी। राजस्थान के शख्स को, युवक को बाहर जाकर रोजगार के लिए जाना ही नहीं पड़ता होगा। सरकार ने बेहतर प्रयास किए थे, लेकिन ये दावा भरने वाले लोगों ने 11 महीने में क्या किया है, दीपक जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत वक्त दे दिया आपको। अनूप ठाकुर जी, 5 साल के कार्यकाल में आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रयास किए थे, और आप जो हिसाब है वो 11 महीने के कार्यकाल में उस सरकार से मांग रहे हैं जिसको आए हुए लगभग 11 महीने हुए। ठीक है सुमित श्रीपाल जी, मैं आपका रुख करना महीने में एक पायदान चढ़ने का भी परिणाम नहीं मिला ना, एक पायदान भी नहीं चढ़ेंगे तो। चलिए ठीक है। देखिए, जैसा ये बोल रहे हैं कि किस प्रकार से झूठ, और बिल्कुल 7 सीटों पर पिछले 11 महीने जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो नई ऊंचाइयों पर जो हम पहुंचे हैं, ये बोल रहे थे कि यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही थी। ये भूल गए राजस्थान अशोक गहलोत जी की सरकार में रेपिस्तान बन गया था। पूरे देश में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 बन गया था, ये भूल गए। और ये परिणाम की बात कर रहे हैं, ये इस बात को भी भूल गए कि इसी के चलते 2023 में कांग्रेस को राजस्थान से जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि 2018 से 2023 में जो राजस्थान की स्थिति हुई थी, मैं सिर्फ समझता हूं कि सिर्फ महिलाओं की अत्याचार की नहीं, बलात्कार की नहीं, तुष्टीकरण की नहीं, पेपर लीक की नहीं, राजस्थान के तमाम वो बड़े मुद्दे जिसको राजस्थान को निश्चित ही गर्त में ले जाने का यदि किसी ने कार्य किया तो कांग्रेस की सत्ता ने किया, अशोक गहलोत जी की सत्ता ने किया। ये पूरे 5 साल सिर्फ कुर्सी और सीट की लड़ाई में लगे रहे, इनका जनता के और कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसका परिणाम राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को दिया। और ये बात कर रहे हैं बिल्कुल पेपर लीक की, पेपर लीक में मैं इनको बता देना चाहता हूं, और जनता भी जानती है, इस झूठी जुमलेबाजी जो राहुल गांधी जी से शुरू होती है इनके बड़े नेताओं से, ये यहां प्रवक्ताओं तक, और मैं समझता हूं कांग्रेस के संगठन तो खैर है ही नहीं, वहां तक पहुंच चुका है कि पेपर लीक, मैं समझता हूं जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद आज तक पेपर लीक में यदि इस प्रकार से कार्रवाई हुई है, 200 व्यक्तियों से अधिक गिरफ्तारियां हुई है, तो वो राजस्थान के भाजपा शासित राज्य और भजनलाल जी के नेतृत्व में हुई है। जनता इन सभी चीजों को जानती है, और 11 महीने में वास्तव में जो भजनलाल जी ने कार्य करके दिए हैं, हम बात करते हैं मैनिफेस्टो से, घोषणा पत्र से। आप देखिए, हमने महिलाओं के सम्मान की बात करी थी, हमने महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, हमने 450 में सिलेंडर दिया। हमने पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कही थी, वो जनता के सामने परिणाम है। तो आप इन्हीं तमाम चीजों के बूते चुनावी मैदान में उतरे। महिलाओं को ऐसा सम्मान की 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं महिला के। बिल्कुल ये चीज आप भूल गए, महिलाओं को टुकड़े करके वो भट्टी में भूनने की बात आप भूल गए हैं। आपके नेताओं पर जो लगातार धरना दे रहे थे, वो राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया था, वो आप भूल गए हैं। सरकारी कार्यालयों में सोना मिलता था, वो भूल गए हैं। आपके ही नेता आपके खिलाफ धरने पर बैठते थे। लेकिन मैं समझता हूँ हम आशीष जी, बिल्कुल हम इस 7 सीटों पर उपचुनाव में राजस्थान को जो विकास के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम चाहे महिला अत्याचार की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, मतलब आपको कुल मिलाकर ये लगता है ये जो सरकार ने, आपकी सरकार ने जो कामकाज किया है, उन्हीं के बूते आप वोट मांगेंगे। ये जो महिला अत्याचार के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, ये चीजें नुकसान करेगी कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर बैठकर बात कर रही है, ये जाकर फील्ड में भी बोला होगा उन्होंने, ये जाकर चुनावी मैदान में भी बोला होगा, जनता के बीच भी लेकर गए, ये नुकसान नहीं करेगा? झूठी जुमलेबाजी लगातार लोकसभा में भी हुई थी, कांग्रेस ने की। अरे बूंदी में 2 साल की बच्ची समझदार होती है, भोली जरूर है, लेकिन ये मूर्ख बनाने का जो प्रयास राहुल गांधी जी चल रहा है, प्रियंका वाड्रा जी चल रहा है। अरे मैं समझता हूँ कि आपकी जो उद्देश्य है वो देश के टुकड़े करने का है। आप देखिए, आदरणीय एंकर महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कश्मीर के चुनाव में इन्होंने कहा कि राजस्थान में 2014 से 24 के, ठीक है, मैं एक बार आप दोनों को रोकना चाहूंगा। देखिए, चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, एक बार मैं राधेश्याम भारती। 6 महीने में देश में महिला अत्याचार, बिल्कुल देखिए,
खंड करने से काम नहीं मामले ठीक है, आंकड़ों ठीक के है, मुताबिक देखिए बड़े हैं। अनूप जी, बिल्कुल मैं अनूप जी ये वापस आऊंगा, मैं रिपोर्ट नहीं है। अनूप जी मैं आऊंगा, मैं राष्ट्रीय पूछूंगा वापस महिला सुमित आयोग श्रीमाल जी से भी NCW पूछूंगा की कि रिपोर्ट जोधपुर है। में एक महिला के टुकड़े कर दिए जाते राष्ट्रीय हैं, महिला मैं आयोग पूछूंगा आपसे भी। NCW की रिपोर्ट बताती है, सुनिए, 6 महीने में देश ये में अनुशासनहीनता- महिला अत्याचार के एक मिनट सुमित 12,600 जी, एक मामले। मिनट अनूप जी मैं ये मैं नहीं पूछूंगा, कह रहा हूं। अनूप जी सुन लीजिए एक महिला बार, आयोग की रिपोर्ट बता रही है NCW। अनूप जी एक बार मैं पूछ बात लूंगा, करो, महिला अत्याचार की महिला- बात करेंगे अपन। सुमित श्रीमाल जी से सवाल पूछेंगे कि जोधपुर में अनीता चौधरी नाम की एक महिला के टुकड़े कर दिए जाते हैं, सवाल पूछेंगे अपन नाबालिगों से रेप के मामले में भी पूछेंगे, इनसे भी सवाल पूछूंगा। मैं आपसे भी पूछूंगा, कोटड़ी में एक बच्ची के साथ में ईंट की भट्टी में उसको जला दिया जाता है, मैं सवाल पूछ लूंगा आपसे। बीकानेर के अंदर भी किस तरीके से खाजूवाला में एक महिला को लेकर पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर धरना दिया जाए, तो तमाम चीजें पूछेंगे अपन। मैं एक बार राधेश्याम भारती जी का रुख करना चाहूंगा। राधेश्याम जी, दोनों के अपनी दावे हैं, दोनों की अपनी दलीलें। एक तरफ 11 महीने के कार्यकाल को लेकर, जिसमें कुछ समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में भी चला गया, एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में लोगों की गिरफ्तारी, जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की बात थी, ईआरसीपी का मामला था, यमुना जल समझौते का मामला था। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर भजनलाल सरकार के कार्यकाल को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने दावे हैं, दलीलें हैं, सरकार के 11 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठे। आप किस नजरिए से देखते हैं ये जो मुद्दे हैं, राजस्थान सरकार के कामकाज के जो मुद्दे हैं, ये कितना इफेक्ट करेंगे इन चुनावी मैदान के अंदर, इन चुनावों के अंदर? देखिए दीपक जी, अब प्रचार तो रुक गया है और अब चुनाव आने हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 7 सीटें हमारी होंगी, कांग्रेस कह रही है कि हमारे गठबंधन से हमारी सीटें होंगी। अब इसी बीच में हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि ये सीट तो मेरी है ही, इसमें तो दो राय क्या है। फिर राजकुमार रौत का भी यही मामला है। यानी आप देखिए कि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से पूरी तरह से अपना दावा जो है वो ठोक रही है कि भाई ये सारी सीटें हमारी हैं। अब वो तो जनता पे है, सीट किसको देंगी किसको नहीं। लेकिन जैसे जिस तरह के मुद्दे अभी जो बताए जा रहे हैं कि भाई नारी उत्पीड़न और ये ईआरसीपी का मामला और ये सारे, देखिए चुनाव को प्रभावित करने के लिए मेरी राय में अभी भी जातीय समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि आज भी मतदाता जो है वो जाति के चक्कर में उसमें ज्यादा देखा जाता है, राजनीति से जुड़ा हुआ। और ये जो मुद्दे हैं ये उपचुनाव में गौण रहते हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। यहाँ जाति को लेकर के प्रेस्टीज इश्यू होता है सारा। अब उसमें आप देखिए पिछली बार कांग्रेस ने जैसे 2 मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाए थे। एक तो आरक्षण खत्म करने का कि एसटी का आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, दूसरा संविधान बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। अब इस तरह का तो कुछ हुआ नहीं। देखिए 11 महीने में तो निश्चित रूप से SC ST जो है वो उसके समझ में तो आएगी कि भाई तो कुछ फर्क तो पड़ेगा ना वोटों पे। पहले कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण देखा गया, अब वो बात नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ पर उसका अनुपात भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा उसका। तो वो अब ऐसे ही लगातार भारतीय जनता पार्टी पीछे कांग्रेस को कोसती रही कि भाई नारी उत्पीड़न को लेकर के और जो अस्पताल की स्थिति को, स्कूलों की स्थिति को, इनको लेकर के कटघरे में खड़ा करती रही। लेकिन अब 11 महीने के शासन में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी भी इससे उबर नहीं पा रही है। और रोज नए कांड जो है वो बच्चियों के साथ और किस तरह से हो रहे हैं सारा प्रदेश देख रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि केवल ये जो राजनीतिक जो इनके आपस में ये है वो जनता से कोई मतलब नहीं है पार्टियों को, केवल देखिए चुनाव जीतने से मतलब है। अब इसमें अच्छा ठीक है, मुझे राधेश्याम जी एक चीज और बताइए, राधेश्याम जी एक चीज और बताइए। आपने जातिगत समीकरण बोला और ये देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ठीक है हम लोग कहते हैं कि जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातियों से ऊपर उठकर राजनीति की जानी चाहिए, सरकारों को काम करनी चाहिए। लेकिन चुनावी मैदान में जब 5 साल बाद में हम जाते हैं, कोई सा भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा को, निकाय का, पंचायत को, जातिगत राजनीति
जाति जो है बहुत ज्यादा हावी रहती है, जाति जिंदाबाद की बातें पूरी होती हैं, ठीक है। लेकिन ये बात मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी जैसे झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र है, अब आप देखिए यहाँ बीजेपी ने भी जाट कैंडिडेट खड़ा किया है अपना, राजेंद्र भामू। लेकिन मैं इस चीज में मैं एक बार आपको एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि राजस्थान की परिपाटी खासतौर पर मैंने देखी, जितना मैं समझता हूं, उपचुनावों के भीतर ज्यादातर जो पार्टियां होती है वो सहानुभूति की लहर पर सवार होने की कोशिश करती है। रामगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ठीक वही किया। इसके अलावा झुंझुनू के अंदर मौजूदा जो सांसद हैं उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया, ठीक है, वो विधायक से सांसद बन गए। तो इधर जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने दौसा में अपने कैबिनेट मंत्री, काबीना मंत्री के भाई को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसी तरीके से यदि आप 84 माफ कीजिएगा, आप सलुम्बर की बात करेंगे तो सलुम्बर में अमृतलाल मीणा के परिवार से टिकट दे दिया। तो सहानुभूति की लहर पर ही सवार होकर सब लोग जो है वो चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए सहानुभूति ये लहर पे तो कुछ न कुछ उसका फर्क पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से जातीय समीकरण ज्यादा काम करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, राजस्थान अपने झुंझुनू जैसे विधानसभा क्षेत्र है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय टिकट की दावेदारी कर रहा था और उनके करीब 70,000 वोट हैं विधानसभा क्षेत्र, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में, उनको क्यों नहीं टिकट दे दी गई? ठीक है, टिकट वो दोनों तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जाट कैंडिडेट को ही दिए दोनों को। ठीक है सर, वापस आऊंगा मैं राधेश्याम जी आपके पास में। मैं आपके पास आना चाहता हूं यहाँ पर सुमित जी। जातिगत समीकरण तो अपनी जगह काम करते ही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हर पार्टी, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे अनूप ठाकुर जी की पार्टी हो या फिर कोई तीसरी पार्टी हो, तमाम लोग जाति को ध्यान में रखकर अपने जो टिकट है वो फाइनल करते हैं। सहानुभूति कितने मायने रखती है इन चुनावों में आपके लिए, या सहानुभूति के वोट कितने मायने रखते हैं? आप देखिए, सहानुभूति बिल्कुल होती है, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है। मैं समझता हूं कि हम जो बिल्कुल इस 7 उपचुनावों में आगे बढ़ रहे हैं वो विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 महीने के जो कार्यकाल निकला है, जो राजस्थान की जो हमने जो भी कार्य किए हैं राजस्थान के हित के लिए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करें, अब अगर एक एक व्यक्ति विशेष, चाहे अब आप जो कह रहे हैं सहानुभूति की बात, मुझे बता दीजिए, सलुम्बर में जो शांता देवी जी को आपने टिकट दिया अमृतलाल मीणा जी के परिवार से, उनकी पत्नी को, तो कोई दूसरा कार्यकर्ता भी दावेदार हो सकता था वहां पर? तो देखिए कि वहां पर एक तो 2 दृष्टिकोण से यहाँ पर देखे गए हैं कि 2 विधायक सांसदों की और विधायकों की, यहाँ पे विधायकों की मृत्यु हुई है और उसकी जगह तो आप देखिए वो उनका अधिकार था तो उनकी पत्नी को दिया गया। बिल्कुल, अगर ये जिस प्रकार लगता है सांसद बने हैं, ये लगता है ना, पुराना इतिहास भी हम उठाकर देख लीजिए, आप चाहे राजसमंद की बात उठाकर देख लीजिए, किसी दूसरे स्थिति की उठाकर देख लीजिए, किसी दूसरी सीट की, जहां पर जो मौजूदा विधायक या सांसद चला जाता है उसके परिवार से आप टिकट दे देते हैं, तो सहानुभूति की लहर पर सवार होकर बेड़ा पार करने की कोशिश सहानुभूति के साथ में बिल्कुल आदरणीय, इसके अंदर बिल्कुल मैं समझता हूं, लेकिन एक निष्ठावान कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी में ही है, ये कांग्रेस जिस प्रकार से कोई संगठन है ही नहीं, वहां पर सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से चश्मा लगा के देखा जा रहा है। आपने इसका एक छोटा सा उदाहरण देखा होगा कि मंत्री मुरारीलाल, पूर्व जो सांसद थे, विधायक थे, अभी जो वर्तमान में सांसद हैं, मुरारीलाल मीणा जी ने एक बयान दिया कि रात को मेरे पास एक कॉल आता है कांग्रेसी कार्यकर्ता का कि वोट किसको देना है। तो ये कांग्रेस का संगठन बिल्कुल दर्शाता है कि ये कितने गर्त में है और ये इसकी हार को भी दर्शाते हैं, क्योंकि ये आप देखें इनके, आप इसे इनकार तो नहीं करते हैं कि सहानुभूति की लहर पर सवार तो होने की कोशिश तो की जाती है। ठीक है, अनूप ठाकुर जी, आपकी पार्टी के लिए कितने मायने रखती है सहानुभूति की वोट? आपने भी पूरा गेम तो उसी तरीके से खेला है सर। यहाँ पर रामगढ़ में भी ठीक है, जुबेर खान चले गए तो उनकी बेटे को, आर्यन जुबेर खान को टिकट दे दिया। इसी तरीके से अमित ओला को टिकट, आपने, उनके पिताजी सांसद बन गए ब्रजेंद्र ओला, तो उनके बेटे को टिकट दे दिया। देखिए दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल तार्किक सत्य है और दोनों राजनीतिक दलों ने इस तरीके से टिकट दिए हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में 2 चीजें होती है। यह भी देखा जाता है कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने से हमारी पार्टी को जीत मिल सकती है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और इसके लिए चाहे कार्यकर्ता की मेहनत को, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता की मेहनत की हत्या कर दी जाए, वो कोई मायने नहीं रखती। वही बताना चाहता हूँ दीपक जी कि ये कांग्रेस पार्टी, जो सुमित जी अभी कह रहे थे, तो मैं बता दूं कि लुप्त तो भारतीय जनता पार्टी हुई है। वोट यहाँ पे तो 1 मैन शो है मोदी जी,
कांग्रेस में ऐसी परिपाटी नहीं है। हमारे यहाँ तो वन मैन शो नहीं है। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनता है, ये उदाहरण है। यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, ये उदाहरण है। वहां परिवारवाद है जो सिर्फ गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी और अब उसके बाद वाड्रा भी झूठे गांधी बनने का प्रयास कर रहे हैं। भूल जाते हैं क्या राहुल गांधी जी इतना बड़ा झूठ पूरे देश में बोल रहे हैं, अब क्या यहाँ प्रवक्ताओं तक, छोटे कार्यकर्ताओं तक भी झूठ कहां से सीख के आते हैं इतना झूठा आत्मविश्वास? कांग्रेस की जो आप विचारधारा बन चुकी है, कांग्रेस धरातल से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, सुनिए उनकी बात सुन लेते हैं एक बार। बता दीजिए अनूप जी, बता दीजिए मुझे, ये भूल गए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दावेदारी कर रहे हो, किस मुंह से आप राजस्थान की जनता को मुंह दिखाना चाहते हो? 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है। मुंह दिखाने की बात तो आपको नहीं दिखाया, आपको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आपने पूर्व में ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। विश्वास के साथ विश्वासघात और परिणाम अभी आप देख, हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता आई। ठीक है, मुझे अनूप जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए ना आप। अनूप जी, अगर राज हत्याने में अनूप जी मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए, सहानुभूति वाली बात का। अनूप जी सहानुभूति वो सफलता नहीं है। अनूप आप जी जो बात कर रहे हो दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों राजनीतिक दलों ने वो प्रयास किए हैं। भारतीय जनता पार्टी गौण हुई है, यहाँ वन मैन शो है भाजपा में। चलिए ठीक है, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, वन मैन शो या जो भी जितने भी दलों के शो होते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ दीजिए। कभी सरकारों में भी वन मैन शो होते हैं, कभी अब उससे बात आगे बढ़ जाएगी। आपको भी बहुत बेहतर तरीके से पता है, जब सरकारें चलती है तो सरकार का चेहरा भी एक ही होना चाहिए, ये भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। प्रत्यारोप लगा रहे 11 महीने का क्या, ये केंद्र सरकार की बात करें तो 2014 से 24 तक 4 उपलब्धि गिनके नहीं बता सकते। ये चलिए मुझे ये बता दीजिए, देखिए हम डिबेट के आखिरी दौर में, अनूप ठाकुर जी हम डिबेट के आखिरी दौर में, मुझे ये बता दीजिए 7 सीटों पर उपचुनाव में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं आप पे 7 पे कांग्रेस परचम लहराएगी। उसका कारण है कि राजस्थान की जनता देख चुकी। अच्छा, ये परचम कैसे लहराओगे आप? ये परचम कैसे लहराओगे आप? पिछली सरकार में गहलोत साहब के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राजेंद्र गुड़ा को अचानक आपने चुनावों से पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो आपकी सरकार के खिलाफ सदन में बोले, अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां चुनावी मैदान में है। इसी तरीके से आरएलपी का आपने समर्थन किया था, हनुमान बेनीवाल का, वो अब आपके साथ में नहीं है खिंसर की सीट पर। उधर आपने बीएपी का समर्थन कर दिया था अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में, पहले तो उसने नामांकन दाखिल कर दिया, फिर आपने कहा नहीं हम तो बीएपी का समर्थन करेंगे, एनडी गठबंधन का हिस्सा बीएपी है, राजकुमार रोत का समर्थन किया, अब वो राजकुमार रोत आपके साथ में नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी सीटें हो गई ना जो नुकसान हो गई आपके लिए। 7 चुनाव लड़ते तो ठीक होता। दीपक जी देखिएगा, कांग्रेस का एक पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर अपना एक विचारधारा का कांग्रेस पार्टी का वोट सुनिश्चित है और वो कांग्रेस पार्टी को मिलता है। और अभी के हालात में आप देखिएगा, जो मैंने आपको पूरा वृत्तांत तो सुनाया कि 5 महीने में ही, बल्कि अब लोकसभा चुनाव इसका एक प्रमाण पत्र है। राजस्थान की जनता ने लोकसभा चुनाव में प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जब ये 400 पार 25 पार कर रहे थे, मान लिया राजस्थान की जनता ने दे दिया, लेकिन नरेश मीणा भी आपके लिए मुसीबत हो गया ना, नहीं हुए। रमेश मीणा आपके कोटा से बहुत पहले पढ़ते सर, देवली बहुत पास नहीं है। राजस्थान में तुलनात्मक आकलन करिएगा तो आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने ठोक के कांग्रेस को वोट दिया और 11 लोग। ठीक है, अब आप मेरी बात का जवाब तो देंगे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ नरेश मीणा, मैं पूछ रहा हूँ कि नरेश मीणा बागी हो गए, आप ही के साथ थे, आप ही के कुछ नेताओं के बिल्कुल चहेते हुआ करते थे। दोनों राजनीतिक दल के हालात है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ गठबंधन नहीं हुआ, गठबंधन नहीं हुआ तो उसमें 84 पर नुकसान, सलूम्बर में आपको नुकसान, आपको खिमसर में नुकसान, वो चीज अलग है, वो दोनों राजनीतिक दलों के साथ। अरे मैं कह रहा हूं गठबंधन की बात कर रहा हूं, गठबंधन नहीं हुआ तो आपको खिमसर में नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है 84 के अंदर, आपको सलूम्बर में नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा हूं मैं तो। राजस्थान की जनता का वोट कांग्रेस के साथ में। चलिए ठीक है, ठीक है सुमित श्रीमाल जी, मुझे आप ये बता दीजिए, आपके यहाँ भी कुछ बागी हुए होंगे, वो कितना नुकसान करेंगे आपके लिए? 7 सीटें तो आप भी जीतने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीतेगी। उसका कारण है,
आप देखिए कि हमारा कहीं भी कोई भीतरघात, और हमारे नेता जहां बिल्कुल सबका मानसिकता होती है कि चुनाव लड़ना, लेकिन हमने सबको बिल्कुल मना लिया है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो आदरणीय आपने जैसे अभी 4 सीटों के लिए बताया, टॉक में नरेश मीणा, झुंझुनू में इनके पूर्व मंत्री लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा, और बिल्कुल इनके गठबंधन के, इनके झूठे गठबंधन के नेता हनुमान बेनीवाल ने अभी बयान दिया था कि गठबंधन इस बार होता, लेकिन इनके राजस्थान के तीसरे तबके जो नया बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल गोविंद सिंह डोडासरा जी का, उन्हों के चक्कर में, गोविंद सिंह डोडासरी के चक्कर में ये गठबंधन नहीं हो पाया। आप बीएपी की बात कर रहे थे, ये दौसा के इनके जो मंत्री, पूर्व मंत्री रहे, उनके बयान को देख करके, इन सब तमाम चीजों को देखते हुए बिल्कुल जनता देख रही है कि कांग्रेस किस प्रकार से फायदा आपको मिल जाएगा, आपको लगता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का लाभ भी मिलेगा, लेकिन हम जो मूल मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो ईआरसीपी हो, चाहे वो यमुना समझौता हो, और हाँ, इनका तो कभी स्वभाव में रहा ही नहीं कि स्वयं जगाने की बात, स्वाभिमान जगाने की बात। ठीक है, बिल्कुल हम इस विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित ही इस विकास के पथ पर चलते हुए। राधेश्याम भारती जी, डिबेट का आखिरी दौर है, मैं सबसे आखिरी में आपके पास आऊंगा आखिरी कमेंट के लिए। अनूप ठाकुर जी से बात करते हुए और सुमित श्रीमाल जी से बात करते हुए मेरे को ये लग रहा है कि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं हो रहा, बल्कि 14 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 7 ये जीतने की बात कर रहे हैं, 7 ये जीतने की बात करें तो लग रहा है 14 सीटों पर उपचुनाव है। यहां पर बीएपी के और आरएलपी के वो नहीं है, वरना हो सकता था ये संख्या 16-17 तक पहुंच जाती। खैर, मुझे आप ही बता दीजिए, ये जो बागी वाला फैक्टर है या जो गठबंधन नहीं होने वाला फैक्टर है, ये कितना काम करेगा दोनों ही दलों के लिए? देखिए दीपक जी, अभी जैसे जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल जी मीणा ये कहते हैं कि मैं जो है घर घर से भीख मांग करके वोट लूंगा, और डोटासरा जी कहते हैं कि उनको भिखारी बनने की क्या जरूरत है, भीख मांगने की, उन्होंने तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। मतलब यहाँ पर आप देखिए, किरोड़ी लाल जी मीणा ये बात कह करके जो मीणा वोट है, अनुसूचित जनजाति के वोट है, उनको जताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा सबसे वरिष्ठ नेता हूँ और मुझे तुम यदि इस तरह से मारोगे तो कैसे काम चलेगा। यानी आप बताइए सरकार की उपलब्धि कहाँ पे है? उपलब्धि तो गौण हो गई ऐसे मुद्दों पर जब इतने वरिष्ठ नेता इस तरह का रोल प्ले करते हैं। तो आप देखिए, और न सिंपैथी है, आप देखिए। मैं ही पूछ रहा हूँ सर, बहुत संक्षिप्त में 30 सेकंड में, गठबंधन नहीं होने का कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी के साथ भी हो सकता है, या जो बागी उतरे हैं उसका कितना नुकसान दोनों दलों के लिहाज से हो सकता है? देखिए, गठबंधन नहीं होने का नुकसान तो कांग्रेस, अब जैसे वहां से वो जीतते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाने की मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है। आप बताइए, हनुमान बेनीवाल जो है वहां से अपने कैंडिडेट को जिता करके लाते हैं, तो वो क्या इसमें वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे क्या? कदाचित नहीं जाए। राजकुमार रोज चले जाएंगे क्या? यदि वो ऐसे जीत करके भी आ गए बिना गठबंधन के, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अपने कैंडिडेट जीत करके आएंगे तो फायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राधेश्याम भारती जी, आप हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, साथ में अनूप ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और सुमित श्रीमाल जी प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनूप ठाकुर जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राजस्थान का जो रण है, 7 सीटों का जो संग्राम है, उसको लेकर प्रचार का शोर तो आज थम ही चुका है। अब देखना होगा कि 13 नवंबर को जनता किसके पक्ष में मतदान यहाँ पर करेगी, और जो किस्मत की पेटियां बंद होगी वो 23 नवंबर को किसके हक में खुलती हुई नजर आएगी। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए।